गंगा अपनी बड़ी बेटी के साथ फसल की कटाई करते हुए अपनी छोटी बेटी ईशा को फोन करती है। हेलो, क्या बात है बेटा, तू फोन भी नहीं करती अपनी मम्मी बहन को। शहर में तेरी पढ़ाई तो अब खत्म हो गई है ना? हाँ, बस ये लास्ट ईयर है। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। वैसे मैंने तेरी और तेरी बहन के लिए 2 लड़के पसंद किए हैं, एक ही परिवार में। क्या कहा? एक ही परिवार में? माँ, आप ये सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। मैं कहाँ पढ़ी लिखी और कहाँ मेरी बड़ी बहन अनपढ़। मैं अपनी अनपढ़ बहन के साथ एक ही घर में नहीं रह सकती शादी करके। मेरे लिए आपको दूसरा लड़का ढूंढना चाहिए था। फोन स्पीकर पर होने के कारण ईशा की बड़ी बहन पूजा सारी बातें सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी माँ अपनी बेटी के आंसू को पोंछते हुए ईशा से कहती है, ये सब क्या है ईशा? ये मत भूल कि तेरी इसी अनपढ़ बहन ने अपनी पढ़ाई छोड़कर तुझे पढ़ाया है और तू आज इसे ही अनपढ़ बता रही है। माँ, अब जो सच है वो सच है। दीदी अनपढ़ ही हैं और मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। उनके साथ तो मैं चलूंगी भी तो लोग मुझे ही बोलेंगे कि एक पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ लड़की के साथ क्यों जा रही है। हे भगवान, अगर मुझे पहले पता होता कि शहर में तुझे पढ़ाना लिखाना रिश्तों में भेदभाव को ले आएगा तो मैं तुझे कभी नहीं पढ़ाती लिखाती। लेकिन मेरी बात भी सुन, परिवार एक ही है पर दोनों बेटे अलग अलग रहते हैं। थैंक यू मम्मी, आपने इस चीज का ध्यान रखा। अगर ऐसा है तो फिर मुझे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अनपढ़ बहन तो वैसे भी मुझसे अलग ही रहेगी। बाकी मैं अपने एग्जाम क्लियर करके आती हूँ गाँव। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और पूरे 1 महीने बाद ईशा अपने एग्जाम क्लियर करके शहर से गांव आती है, जहां उसकी बड़ी बहन घर के आंगन को गोबर से लीप रही होती है। तभी ईशा अपनी नाक को बंद करते हुए कहती है, अरे दी, आप ये क्या कर रही हो? ची ची ची, ये कितनी गंदी बदबू आ रही है। और आपने ये गोबर को अपने हाथ में लपेट क्यों रखा है? अरे ईशा, मेरी छोटी बहन तो आ गई। माँ देखो, ईशा आ गई है। चल मैं तुझे पानी पिलाती हूँ। अब पूजा गोबर से आंगन को लीपने के बाद अपने हाथ आंगन में ही लगे हैंडपंप से धोती है और अपने दुपट्टे से अच्छे से पोंछती है और फिर अपनी बहन को कमरे में बिठाकर उसके लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आती है। लो ईशा, पानी पियो। दी, आप ये क्या अनपढ़ों की तरह घर को गोबर से लीप रही थी? और सच सच बताओ, आपने अपने हाथ अच्छे से धोए तो है ना? अरे हाँ, साफ है तेरी बहन का हाथ। ले ठंडा ठंडा पानी भी, तेरा भी मिजाज थोड़ा ठंडा होगा। इसी तरह रात के खाने में जब पूजा मिट्टी के चूल्हे पर तवे पर रोटी सेककर चूल्हे के अंदर आग में पका रही होती है, जिसे देख ईशा कहती है, ची 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 दी, आप फिर से अनपढ़ गवारों की तरह चूल्हे के अंदर रोटियां पका रही हो। इसके अंदर कितनी धूल मिट्टी है, वही धूल मिट्टी रोटियों में भी लगेगी। आप लोग ऐसे खाना खाते हैं? शहर में तो रोटी मेकर से 2 मिनट में रोटी बनती है। माना ईशा, तुम एक एजुकेटेड हो, शहर में रही हो और वहाँ की आधुनिक चीजों को देख कर आई हो, पर ये गांव है, यहाँ पर चूल्हे पर ही रोटी बनाई जाती है और चूल्हे की रोटी आग पर सिकी हुई हो तो उसका स्वाद दुगना और बढ़ जाता है। तुम खाकर देखना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ, मेरी बड़ी बेटी ने सही कहा। और तू तो पढ़ने लिखने के बाद गांव घर के खाने का लगता है स्वाद ही भूल गई। ओह माय गॉड मम्मी, आप लोगों के साथ तो मुझे लगता है पढ़ा लिखा इंसान भी अनपढ़ बन जाएगा। खैर चलिए, अब जो बना है वही खिला दीजिए। अब सभी लोग गर्मा गर्म रोटी, दाल, मिक्स वेज, चटनी, पापड़ जैसी सभी चीज साथ में आंगन में बैठकर खाते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और फिर दोनों ही बहन को देखने के लिए उनके घर पर लड़के वाले आते हैं। जहां अनपढ़ बहन ने खूबसूरत अनारकली सूट पहना हुआ होता है तो वहीं पढ़ी लिखी बहन ने स्टाइलिश स्लीवलेस सूट पहना हुआ होता है जिसके बाजू नहीं होती। सभी लोग हॉल में बैठते हैं और गंगा के दोनों ही बेटी अपने हाथों में चाय नाश्ता लेकर टेबल पर रखती हैं। तभी उनकी होने वाली सास, अरे गंगा जी, आपकी तो दोनों ही बेटी बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, बहू तो खूबसूरत है। वैसे आपकी लड़कियों को किस किस चीज की समझ है? क्या क्या आता है इन्हें और कितनी पढ़ी लिखी हैं? ये सुनकर गंगा हिचकिचाते हुए कहती है, जी, मेरी छोटी बेटी ने तो शहर से पढ़ाई की है और वो पढ़ी लिखी है, पर मेरी बड़ी बेटी एक भी क्लास नहीं पढ़ी और वो अनपढ़ है, क्योंकि वो शुरू से ही मेरे साथ यहाँ मेरी देखभाल करने के लिए गांव में रही और मुझे कुछ ना हो, मैं अकेली ना पड़ जाऊं, इसलिए इसने कहीं जाने की कोशिश भी नहीं की। गंगा की बातें सुनकर उर्मिला और गायत्री का मन थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं गंगा जी, घर को संभालने के लिए इंसान का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, जो आपकी दोनों ही बेटी का ठीक है। आप रिश्ता पक्का समझिए और एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए। अब रिश्ता पक्का करके लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। कुछ हफ्ते गुजरते हैं और फिर पूरी विधि विधान के साथ ईशा और पूजा शादी करके अपने ससुराल में आती हैं। दोनों ही बहन सबसे पहले ससुराल की चौखट पर खड़ी होती हैं, जहां उर्मिला अपने दोनों ही बहू का गृह प्रवेश करवाती हैं।
आओ मेरी दोनों बहू रानियां कलश गिराकर इस कुमकुम की थाल में अपने पैर डुबोकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब जहाँ पूजा अपने पैरों को कुमकुम में डुबोकर घर के अंदर प्रवेश करती है, वहीं उसकी पढ़ी लिखी बहन ईशा। मम्मी जी, मैं इस कुमकुम की थाली में अपना पैर नहीं डालूंगी, इससे मेरे पैरों में एलर्जी हो जाएगी। अरे भाभी, ये रिवाज होता है, देखिए आपकी बड़ी बहन ने भी तो किया है ना, कितनी खूबसूरती से। मेरी बड़ी बहन अनपढ़ है नंद जी, इसीलिए उन्हें किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है। आप उन्हें जैसा बोलेंगी वो वैसा ही करेंगी, बट मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि मेरी त्वचा के लिए क्या चीज ठीक है और क्या नहीं। ठीक है बहू, बात को बढ़ाओ मत, अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम मत करो, तुम ऐसे ही आ जाओ। अब गृह प्रवेश की रस्म खत्म होने के बाद दोनों ही बहन अपने अपने कमरों में आराम करने जाती हैं। इसी तरह अगले दिन सुबह घर की बड़ी बहू पूजा, जो कि अनपढ़ होती है, वो नहा धोकर मंदिर में पूजा पाठ करती है, फिर सभी लोगों को आरती और प्रसाद देती है। अरे वाह भाभी, आप तो इतनी जल्दी उठ गई, नाइस। हाँ सच में बहू, तुमने नहा धोकर घर में पूजा आरती भी कर लिया, ये देखकर बहुत खुशी हुई। आरती की थाली से आरती लेता हुआ मनोज। सही कहा भाग्यवान, मुझे भी बहू का ये भक्ति भाव देखकर बहुत अच्छा लगा। अब वो सब तो ठीक है, पर बड़ी बहू तुम्हारी छोटी बहन कहीं नजर नहीं आ रही, वो अब तक उठी नहीं है क्या? तभी जॉगिंग ड्रेस में कानों में बड़े बड़े हेडफोन्स लगाई ईशा गाने को गुनगुनाती हुई, हाथों को हिलाती हुई वहां पहुंचती है। ओ गॉड भाभी, आप बाहर थी, अभी तो आप घर की नई बहू हैं, ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था आपको। अरे बहू, तुमने बताया नहीं जाने से पहले, और तुम कहाँ से आ रही हो इन टाइट कपड़ों में? वो मम्मी, मैंने गूगल पर नियरेस्ट जिम देखा था तो मैं वहीं पर गई थी। सुबह सुबह मुझे जिम करने की आदत है, इससे हमारी बॉडी फिट रहती है ना। वैसे आप लोग इतना शौक क्यों हो रहे हैं? बाहू, ये सब अंग्रेजी में जो भी तूने बोला, जिम कैलाश बॉडी, मेरे को कुछ नहीं समझ आया। पर अपनी बड़ी बहन को देख, सुबह सुबह उठकर घर में दिया बत्ती कर रही है और तू छोटे छोटे कपड़ों में बाहर से आ रही है। दादी जी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो शुरू से ही गांव में रही है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, उनको यही सब करना आता है। मैं शहर में रही हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि सुबह सुबह उठकर सबसे पहले जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना सेहत के लिए ठीक रहता है। ठीक है बहू, जाओ अब तुम भी नहा लो। अब ईशा फटाफट से नहाकर एक मॉडर्न साड़ी पहनकर हॉल में हाजिर होती है, जहां घर के सभी सदस्य होते हैं। कुछ सोफे पर बैठे हुए तो कुछ वहां खड़े होते हैं। पूजा जी, मैं आपकी बहन का जेठ हूँ, पर आपकी बहन ने मेरे सामने सिर पर कोई घूंघट नहीं किया। छोटी बहू, ये सब क्या है? तुमने सर पर घूंघट क्यों नहीं लिया? तुम्हारी बहन ने भी तो कर रखा है ना सबके आगे घूंघट। मम्मी जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं इस तरह से अनपढ़ लड़कियों की तरह सर पर घूंघट, गहरा मेकअप करके नहीं रह सकती। मेरी बहन अनपढ़ है, इसलिए वो इस तरह से रहती है। बात बात पर बस अपने पढ़े लिखे होने का धौस दिखाती हो बहू तुम। उर्मिला, अपनी बहू से कहो कि वो अपनी पहली रसोई का खाना बना ले, समय और मुहूर्त दोनों ही निकलता जा रहा है। माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि दोनों ही बहू की पहली रसोई अलग अलग करवा लेते हैं। मैं यहाँ पर छोटी बहू की पहली रसोई करवा लेती हूँ और आप हमारे दूसरे वाले घर में बड़ी बहू की पहली रसोई करवा लीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं भी बड़ी भाभी के साथ वहाँ जाऊंगी और वहीं रहूंगी। चलो फिर तय हुआ कि दूसरे वाले घर में मैं, मेरी अनपढ़ बहू, मेरा बड़ा बेटा और मेरी छोटी पोती चांदनी रहेगी, और इस घर में उर्मिला, तुम, तुम्हारी पढ़ी लिखी बहू हेमा, मनोज और शंभू रहेगा। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, इसी बहाने दोनों घर में रौनक बनी रहेगी। अब लंबी इस डिस्कशन के बाद गायत्री, पूजा, विकास, चांदनी दूसरे घर में आ जाते हैं, जो कि उसी घर के नजदीक में होता है। तभी पूजा रसोई में आती है। दादी जी, मुझे अपनी पहली रसोई का खाना चूल्हे पर बनाने का मन है, क्या मैं बना सकती हूँ? हाँ बहू, बना सकती हूँ, पर इतनी अच्छी रसोई यहीं बना लो, फिर तुम्हें मिट्टी वगैरह आंगन में इकट्ठा करके चूल्हा बनाना होगा, परेशान हो जाओगी। हाँ भाभी, दादी ठीक कह रही है, पर मेरा मन है कि मैं पहली रसोई का खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाऊं, ये शुभ माना जाता है। ठीक है बहू, आंगन में ही मिट्टी होगी, उसी से चूल्हा बना लेना। अब पूजा मिट्टी के आंगन से मिट्टी इकट्ठा करके 2 मुहा मिट्टी का चूल्हा बनाती है और रसोई से खाना बनाने का सामान बाहर लेकर आती है। फिर वहीं बैठकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती है। दूसरी तरफ पूजा की पढ़ी लिखी बहन ईशा अच्छी खासी रसोई होने के बाद भी, मम्मी जी, ये गैस कितने पुराने मॉडल का है, आप ऑटोमेटिक गैस लेकर आ जाइए ना, मुझसे इस पर खाना नहीं बन पाएगा। अब बहू की जिद देखकर उर्मिला अपने बेटे शंभू से एक ऑनलाइन ऑटोमेटिक चूल्हा मंगवाती है। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय ऑटोमेटिक गैस चूल्हा डिलीवर करके चला जाता है। हे भगवान, ऑटोमेटिक चूल्हा तो मंगा लिया, पर खाना तो मुझे कुछ खास बनाना नहीं आता है। चलो, जैसा आता है वैसे ही बना देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ पूजा 2 मुहे चूल्हे पर गर्मा गर्म शाही पनीर, पूड़ी, पुलाव, हलवा बनाकर तैयार कर लेती है। इसी तरह कुछ देर बाद गायत्री चूल्हे के पास आकर,
बहू चलो, खाना तो तुमने तैयार कर लिया, चलो छोटी बहू के घर चलो, पहले उसकी पहली रसोई होगी। उर्मिला का फोन आया था, सब कुछ तैयार है। हाँ भाभी चलिए, फिर सबको अपने साथ यहाँ ले आएंगे। जी ठीक है, चलिए दादी जी। अब गायत्री, उसकी बड़ी बहू और चांदनी दूसरे घर में आते हैं, जहां ईशा ने खाने में रोस्टेड पनीर, पुलाव, फ्राइड राइस, मंचूरियन, नूडल्स बनाए होते हैं। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अरे ये कैसा खाना बनाया है ईशा? ये पूरा टेस्टलेस है, इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। सच में बहू, तुम्हारा ये फ्राइड राइस और रोस्टेड पनीर पूरी तरह से कच्चा है। हाँ भाभी, और आपने जो ये नूडल्स मंचूरियन बनाया ना, ये भी कुछ खास नहीं बना। मुझे तो लगा था कि आपने ये टेस्टी बनाया होगा। मैं तो ये सब खाती ही नहीं हूँ जो जो बहू ने बनाया है। अरे मैं भी ये सब ज्यादा नहीं खाऊंगा, वैसे भी कच्चा पक्का खाना है, ज्यादा खाया तो तबीयत खराब हो जाएगी। छोड़िए पापा जी, आप लोग ये खाना और हमारे साथ चलिए। बड़ी भाभी ने भी अपनी पहली रसोई का खाना बना रखा, आप बड़ी भाभी के हाथ का खाना खाइएगा। ठीक है, चलो वहीं चलते हैं। ईशा बहू तुम भी चलो। अब सभी लोग पूजा के घर में आते हैं, जहां पूजा डाइनिंग टेबल पर पूड़ी, छोले की सब्जी, कढ़ी, राजमा, शाही पनीर, मटर पनीर, चाप, पुलाव, रायता, हलवा सब कुछ परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं और खाते ही सभी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। अरे वाह बड़ी बहू, क्या खाना बना है, इसे खाकर तो मन प्रसन्न हो गया। हाँ, खाना तो पूजा तुमने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ भाभी, आपके हाथ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट खाना तो ईशा भाभी ने बनाया ही नहीं, बल्कि आपको पता है मम्मी ने तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा भी ला कर दिया था, पर फिर भी उन्होंने खाना रत्ती भर अच्छा नहीं बनाया। हाँ बड़ी भाभी, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरी वाइफ से भी ज्यादा। जी शुक्रिया। हाँ, खाना तो अच्छा बनेगा ही, आखिर मेरी बहू ने सारा खाना चूल्हे पर जो बनाया है। क्या माँ जी, बड़ी बहू ने खाना चूल्हे पर बनाया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बड़ी बहू ने चूल्हे पर इतना स्वादिष्ट खाना बना दिया और छोटी बहू को ऑटोमेटिक चूल्हा ला कर दिया, उसके बाद भी उसने इतना बेकार खाना बनाया। सीखो ईशा अपनी बड़ी बहन से कुछ। मम्मी जी, मेरी बड़ी बहन को शुरू से ही चूल्हे पर ही खाना बनाना आता है, क्योंकि वो अनपढ़ है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना उसे नहीं आता है। कोई बात नहीं ईशा भाभी, बेशक से पूजा भाभी अनपढ़ है, पर पहली रसोई के खाने की विनर तो हमारी अनपढ़ पूजा भाभी ही है। छोटी भाभी आप नहीं, आपका खाना तो किसी को पसंद भी नहीं आया। अब अपनी नंदी की ये बातें सुनकर ईशा दांत पीसती हुई वहां से बिना कुछ खाए चली जाती है। घर के बाकी सदस्य पूजा के हाथ में पहली रसोई का नेक देते हैं और फिर धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। ऐसे कुछ हफ्ते गुजरते हैं और देखते ही देखते गंगा की अनपढ़ और पढ़ी लिखी बेटी का उनके ससुराल में उनकी पहली दिवाली आती है। छोटी बहू देखो, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी ये पहली दिवाली है, तो अच्छे से घर की साफ सफाई कर लेना और उसके बाद साज सजावट भी करना घर की, ताकि बरकत हो घर में। और सुनो, ये तुम्हारी पहली दिवाली है, तो इस धनतेरस पर तुम्हारी माँ भी आएंगी तुम दोनों ही बहनों से मिलने और तुम्हारी पहली दिवाली का शगुन देने, और पड़ोस के लोग भी आएंगे, तो साफ सफाई अच्छे से करना। दूसरी तरफ गायत्री भी पूजा को समझाते हुए कमरे में, पूजा बहू वैसे तो तुम बहुत समझदार हो, मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बड़े होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी पहली दिवाली है, तो घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। और ये पहली दिवाली है तो तुम्हारी माँ भी आएंगी इस दिवाली पर तुम्हें दिवाली का शगुन देने, और पड़ोस के कुछ लोग भी आएंगे तुमसे मिलने। ठीक है दादी जी, मैं अच्छे से घर की साफ सफाई और साज सजावट कर लूंगी, मम्मी जी को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। दूसरी तरफ ईशा, ठीक है मम्मी जी, मैं कर लूंगी घर की साफ सफाई, पर हाँ साफ सफाई में हाथ से नहीं करूंगी मम्मी जी, क्योंकि मैं हाथों से सफाई करूंगी तो मेरे हाथों में एलर्जी हो जाएगी और फिर डस्ट से मेरी आंखों में इन्फेक्शन भी हो जाएगा, खुजली भी शुरू हो जाएगी। इसीलिए मुझे तो घर की साफ सफाई करने के लिए कुछ मशीन चाहिए होंगी मम्मी जी, जैसे वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम मॉप चाहिए होगा जिससे मैं झाड़ू पोछा लगा सकूं, उसके बाद एक फ्लोर स्क्रब ड्रायर चाहिए होगा जिससे फर्श की सफाई कर सकूं, और फिर हाई प्रेशर वॉशिंग मशीन भी चाहिए होगी जिससे घर के बाहर की दीवारों को साफ कर सकूं। ईशा, ये सारी मशीन बहुत महंगी आती हैं, ऊपर से दिवाली का समय चल रहा है, दिवाली पर तो और इन मशीनों की कीमत बढ़ चढ़कर होगी मार्केट में। बहू, अच्छी सफाई तो हाथ से ही होती है, हम लोग भी हाथ से ही करते आए हैं दिवाली की सफाई। हाँ भाभी, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी, हाथ से ही कर लो ना सफाई। नहीं नहीं मम्मी जी, आप खुद सोचिए ना, आपकी पढ़ी लिखी बहू अपने हाथों से झाड़ू पोछा करेगी, कितना गंदा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मशीन ही चाहिए, मुझे मशीन ला के दे दीजिए, मुझे मशीन की पूरी नॉलेज है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, उनका इस्तेमाल अच्छे से कर लूंगी। अब उर्मिला अपनी बहू को ऐसे जिद करता देख अपने बेटे से उसकी कही हुई सारी मशीन मंगवा देती है। अब अगले दिन पूजा कमरों के सारे बेडशीट निकालकर, सोफों के कवर निकालकर, सारे पर्दे उतारकर वॉशिंग मशीन में धोती है। उसके बाद पूरे घर के जालों को झाड़ू से साफ कर लेती है।
बहू बस आज इतना ही कर ले, बाकी कल कर लेना। भाभी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं ये सब साफ सफाई करने के लिए एक वैक्यूम क्लीनर मंगा लूं। नहीं नहीं चांदनी, जो सफाई हाथों से हो जाती है ना, वो सफाई महंगी महंगी मशीनों से नहीं होती। ये सब मशीनें तो बस ऊपरी सफाई देती हैं, कोने कोने की सफाई तो हाथ से ही होती है। बस ये झाड़ू थोड़ी छोटी पड़ रही है, मैं इसके अंदर एक डंडा लगा लेती हूँ। अब आंगन से एक डंडा लाकर उसे झाड़ू में बांधकर उस झाड़ू को बड़ा करके पूजा घर के जालों को साफ करती है। दूसरी तरफ ईशा तैयार होकर छोटे छोटे कपड़ों में पर्स लेकर घर से बाहर जा रही होती है। अरे भाभी कहाँ जा रही हो, सफाई नहीं करनी घर की? हाँ बहू, अब तो मेरे बेटे ने तुझे तेरी कही हुई सारी मशीन भी मंगवा दी है और तू है कि दिवाली की सफाई ना करके कहीं बाहर जा रही है। अरे मम्मी जी कर लूंगी, साफ सफाई तो करनी है और मशीनों से सफाई 2 मिनट में ही हो जाएगी। फिलहाल तो मैं अपना टचअप कराने जा रही हूँ। अब धनतेरस पर मम्मी आ रही है, गेस्ट आ रहे हैं, खूबसूरत दिखना भी तो जरूरी है ना। इतना कहकर ईशा एक बहुत बड़ी पार्लर में आकर अपना फेस का टचअप करवाने लगती है और कई घंटे बाद घर आती है और वो देखती है कि उसकी अनपढ़ बहन घर के बाहर हाथों से पानी डाल के सिंक के झाड़ू से सफाई कर रही है। ओ गॉड दीदी, आप कब तक यूं ही अनपढ़ों की तरह हाथ से सारा काम करती रहोगी? अरे आप जीजू से बोलकर मशीन क्यों नहीं मंगवा लेती? उसे यूज करने का डायरेक्शन भी उस पर लिखा होता है। हो सॉरी, हाँ आप तो अनपढ़ हैं, आप तो उसे पढ़ ही नहीं पाएंगी। कोई बात नहीं ईशा, मैं बेशक से उसे पढ़ नहीं पाऊंगी और ना ही उसे इस्तेमाल कर पाऊंगी, पर तुम्हें एक बात बता दूं, अच्छी सफाई तो हाथ से ही होती है, मशीनों से नहीं। अरे जाओ जाओ, देखना दिवाली पर जब मम्मी मेरे घर आएंगी ना तो सबसे ज्यादा तारीफ मेरे घर की साफ सफाई की होगी, आपकी नहीं। इतना कहकर ईशा अपने घर में चली जाती है। इसी तरह अगले दिन ईशा 10 बजे उठकर छोटे छोटे नाइटी में बाहर हॉल में आती है। बहू इतनी लेट उठी हो, घर के काम और साफ सफाई कब करोगी दिवाली की? चल मम्मी जी, आज मैं साफ सफाई ही करूंगी। अब ईशा अपने कानों में बड़े बड़े हेडफोन्स लगाकर वैक्यूम क्लीनर से घर के फर्श की धूल मिट्टी की सफाई करती है। उसके बाद वैक्यूम मॉप से ईशा घर के फर्श पर सीढ़ियों पर पोछा लगाती है। अरे इस मशीन को इस्तेमाल करते करते तो मेरे हाथों में दर्द हो गया। छोड़ो, अब इतना ही करके छोड़ देती हूँ, बहुत हो गई साफ सफाई। अब हल्का फुल्का हाथ मारकर ईशा साफ सफाई रोक देती है। वहीं हेमा आती है अपने हाथों में कपड़े लेकर। भाभी घर के पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर भी धुलेंगे वॉशिंग मशीन में? हाँ दो मैं धो देती हूँ। अब ईशा जल्दबाजी में जैसे तैसे मशीन में कपड़े ठूंसती है और कुछ ही मिनट में उन्हें धोकर सुखाकर बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा रसोई में क्रॉकरी के नए बर्तन निकालते हुए दादी से, दादी जी ये बर्तन निकालू, मम्मी और रिश्तेदार वगैरह आएंगे तो इसी में सबको खाना परोस के दे दूंगी। बहू पर इसकी भी सफाई वगैरह करनी पड़ेगी, तुम थक गई होगी, रहने दो। हाँ भाभी मैं नया ऑर्डर कर देती हूँ ना, इसे रहने दो। अरे नहीं, इतना तो अच्छा क्रॉकरी सेट है, मैं इसे ही साफ कर लूंगी। अब पूजा सभी क्रॉकरी के बर्तन को सिंक में से साफ करके रख लेती है और रसोई को भी साफ करके अच्छे से चमका देती है। घर की तो लगभग सारी सफाई हो गई है, पर घर के बाहर के टाइल साफ नहीं हुए। एक काम करती हूँ, बाहर जो मोटर लगी है उसी में लंबी पाइप लगाकर टाइल्स को भी साफ कर देती हूँ। अब पूजा मोटर में पाइप लगाकर सबमर्सिबल ऑन करती है, घर के बाहर की टाइल्स को धोती है। दूसरी तरफ उसकी पढ़ी लिखी बहन ईशा एक बहुत महंगे हाई प्रेशर वॉशर मशीन से घर के बाहर के टाइल को साफ कर रही होती है। अरे दीदी, इस तरह से आप पाइप से सफाई करोगी तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। मुझे देखो कैसे हाई प्रेशर वॉशर मशीन से टाइल्स की सफाई कर रही हूँ। इससे पानी का प्रेशर इतनी तेज टाइलों पर जाएगा कि अपने आप पूरे टाइल साफ हो जाएंगे। ईशा इतना बोलती है कि तभी हाई प्रेशर वॉशर मशीन तेज से आवाज करके बंद हो जाती है। लो बहू, बंद हो गया तुम्हारा मशीन, पैसा भी बर्बाद हुआ, सफाई भी नहीं हुई। पूजा बहू को देखो, हाथ से सफाई करके पैसे भी बचा रही है और घर की सफाई भी अच्छी खासी हो रही है। मम्मी जी आप मेरी तुलना मेरी अनपढ़ बहन से तो करिए मत, जितनी सफाई हो गई उतनी बहुत है। इतना कहकर ईशा वहां से चली जाती है। इसी तरह अगले दिन पूजा का पति विकास, पूजा घर की साफ सफाई तो लगभग तुमने बहुत अच्छी तरीके से कर ली है। मैं सोच रहा हूँ कि घर में लड़ी भी लगा दूं, धनतेरस से लेकर दिवाली तक के लिए। नहीं, लड़ी नहीं, मैं अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाना चाहती हूँ। माँ आ रही है, उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है बहू, अगर तुम्हें दिए पसंद है तो वही बना लो। दूसरी तरफ ईशा लिविंग रूम में, शंभू सुनो, एलईडी लाइट भी ले आओ ना घर पर लगाने के लिए। एलईडी लाइट बहुत महंगे आते हैं ईशा, और जहाँ तक मुझे पता है बड़ी भाभी तो घर को रोशन करने के लिए घर में खुद से दिए बना रही हैं मिट्टी के। तुम भी कुछ वैसा ही करो ना। मम्मी जी आपके बेटे पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ों वाली बातें कैसे कर लेते हैं? और हाँ, मेरी सिस्टर अनपढ़ है, इसीलिए उसकी दिवाली की साफ सफाई भी ना अनपढ़ गंवारों की तरह ही हो रही है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी साफ सफाई तो लग्जरी होनी चाहिए। मैं खुद ही ले आऊंगी एलईडी लाइट, आप रहने दीजिए।
अब अगले ही दिन ईशा एक मार्केट में जाकर एलईडी लाइट्स खरीदती है। वहीं पूजा मिट्टी से सुंदर दिए बनाकर उसके ऊपर रंगों से डिजाइन बनाती है। अब देखते ही देखते धनतेरस का दिन आता है। दोनों ही बहनों का घर दियों और लाइट की रोशनी से चमचमा रहा होता है। जहां पूजा के घर के आगे चारों तरफ दिए जल रहे होते हैं, वहीं ईशा के घरों में एलईडी लाइट जल रही होती है। और फिर कुछ देर बाद उनकी माँ उनसे मिलने आती है। पहले गंगा अपनी छोटी बेटी के घर के पास आती है और बाहर से घर देखकर गंगा, अरे मेरी पढ़ी लिखी बेटी का घर तो बड़ा चमचमा रहा है, चलो अंदर जाकर देखती हूँ। अब गंगा अंदर जाती है जहाँ कुछ मेहमान भी बैठे हुए होते हैं। तो बहू तुम्हारी माँ भी आ गई दिवाली का शगुन देने, अपनी माँ का मुंह मीठा करो। हाँ बहू, अपनी माँ को कुछ खिलाओ पिलाओ। अब गंगा सभी मेहमानों के साथ सोफे पर बैठती है, जहाँ मेहमानों की नजरें बहू के साफ सफाई पर जाती हैं। वो देखती है कि फर्श के कोनों कोनों पर मिट्टी के निशान हैं, दीवारों पर भी जाले लगे हुए हैं। और मेला तुम्हारी बहू ने दिवाली की साफ सफाई ठीक से नहीं की क्या? देखो दीवारों पर जाले लगे हुए और उस तरफ देखो फर्श के कोने पर मिट्टी की परत जमी हुई है। हाँ सही कहा, पर्दे वगैरह भी साफ नहीं लग रहे हैं। दूसरी तरफ ईशा किचन के कैबिनेट से कई महीनों से रखा हुआ कांच के बर्तन निकालती है, जिसे वो धोती भी नहीं है, और उसी के अंदर सबके लिए खीर परोसकर बाहर ले आती है और सबके हाथ में देती है। तभी गंगा जैसे ही खीर का पहला निवाला खाती है कि तभी ऊपर के दीवार से एक मकड़ी गंगा के खीर में आकर गिरती है। हाय रब्बा, ये क्या गिरा बेटी इसके अंदर? अरे बहू ने जिस कटोरे में खीर दिया वो कटोरा भी गंदा, और इस कटोरे में अभी ऊपर से मकड़ी गिरी। देखो वो चल रही है मकड़ी। हे भगवान, बेटी तूने दिवाली की साफ सफाई नहीं की क्या? इतनी गंदगी कैसे हो रही है घर में? पता नहीं कि क्या ही सफाई की तुम्हारी बेटी ने दिवाली की। सुनने में तो आया था कि तुमने अपनी बहू को उर्मिला बहुत महंगे महंगे मशीन दिलाई थी। इतनी महंगी मशीनों के बाद भी तुम्हारे घर की सफाई ऐसी है? इससे अच्छी सफाई तो तुम हाथ से कर लेती। बहू रज के सफाई भी हो जाती और घर भी चमचमा जाता। बिमला इतना बोलती है कि तभी घर के बाहर लगी एलईडी लाइट में शॉर्ट सर्किट होता है और लाइट चली जाती है। तभी शंभू फटाफट कटआउट गिराता है और सारे मेहमान घर से बाहर आते हैं। बहू तुम्हारी तो लगाई हुई एलईडी लाइट भी खराब हो गई। पता नहीं तुमने किया क्या है। सबके घर रोशन हो रहे हैं और मेरे घर में शॉर्ट सर्किट। छोड़िए उर्मिला जी, चलिए अब जरा मैं अपनी बड़ी बेटी से भी मिल लूं। चलिए आप लोग भी मेरे साथ ही चलिए। अब सभी लोग पूजा के यहाँ आते हैं। पूजा का घर दियों की रोशनी से जगमगा रहा होता है और घर अंदर से चांदी की तरह चमचमा रहा था। वहीं अपनी पूजा माँ को देखकर सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेती है पैर छूकर। खुश रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। अजय बहू, तुम्हारी दिवाली की साफ सफाई तो बहुत अच्छे तरीके से हुई है। ऐसा लग रहा है तुमने तो पूरा घर ही नया बना दिया है। जी शुक्रिया। अरे आप लोग बैठिए ना, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। अब सभी लोग बैठते हैं और घर के चारों तरफ देखते हैं तो पूरा घर बड़ी ही खूबसूरती के साथ चमक रहा होता है। वैसे मेरी अनपढ़ बहन का घर तो कुछ ज्यादा ही चमचमा रहा है। आखिर इन्होंने हाथों से इतनी अच्छी सफाई कर कैसे ली? अब पूजा नई नई क्रॉकरी में सबके लिए खीर मिठाई लेकर आती है और सभी लोग खाते हैं। बेटी तूने खीर तो बहुत अच्छी बनाई और दिवाली की साफ सफाई भी बहुत अच्छे तरीके से की है। हाँ भाभी, आपने सब कुछ बहुत परफेक्ट किया है अपने हाथों से। एक मेरी वाइफ है जिसने इतनी महंगी महंगी मशीन लेने के बाद भी घर की ना तो सफाई की अच्छे से, ना ही किसी मेहमान की आओ भगत की। जी शुक्रिया। चलो बहू, अब हम लोग चलते हैं। अब सभी मेहमान घर से जा रहे होते हैं तभी पूजा सभी के हाथों में मिठाई का डिब्बा देती है। ऐसे मानना पड़ेगा और मिला तुम्हारी बड़ी बहू बेशक से अनपढ़ पर दिल की बहुत अच्छी। देखो ना जाते टाइम हमारे हाथों में विदाई दे रही है। सच में। और एक तुम्हारी पढ़ी लिखी बहू थी जिसने सीधे मुंह ना तो हमसे बात की, ना ही हमारा स्वागत किया, और ना ही उसकी घर की साफ सफाई अच्छी थी। तभी मेहमानों के जाने के बाद देखो बहू, कैसे सब लोग तुम्हारी बेइज्जती करके गए हैं। अरे क्या फायदा ऐसी एजुकेशन का? असली पढ़ाई तो तुम्हारी बड़ी बहन ने कर रखी। भावनाओं की पढ़ाई, मान मर्यादाओं की पढ़ाई, लोगों के दिलों को समझने की पढ़ाई, जो तुमने नहीं कर रखी। असली पढ़ा लिखा इंसान वही है जो इंसान की भावनाओं को समझे। तुम्हें तो अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड है। सही कहा। और जिस शिक्षा के अंदर अहंकार आ जाए वो शिक्षा शिक्षा नहीं रहती कभी। मेरी बेटी बेशक से शिक्षित नहीं है, पर लोगों की भावनाओं को समझना मेरी बेटी को बहुत ही खूबसूरती से आता है। वह किताबी रूप से अनपढ़ है, पर मानसिक रूप से मेरी पूजा बेटी जितनी पढ़ी लिखी है कोई नहीं है। अब सबकी बातें सुनकर ईशा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और पहली बार उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। आप लोग सही कह रहे हैं, मैं गलत थी और मेरी बड़ी बहन ही हमेशा से सही थी। मुझे हमेशा से लगता था कि उनके पास दिमाग नहीं है, पर असली काबिलियत तो मेरी अनपढ़ बहन के अंदर ही है। मेरे अंदर तो सिर्फ अहंकार है अपनी पढ़ाई लिखाई का। दीदी मुझे माफ कर दो। अरे बस चुप कर, तू मेरी छोटी बहन है, तू मुझसे भला माफी मांगेगी? हरगिज नहीं।
सॉरी दीदी, पर मैंने आपकी फीलिंग को कभी नहीं समझा, मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ, अभी दिवाली आने में 2 दिन और बाकी हैं। अब आप मेरे साथ मिलकर साफ सफाई करवाइएगा, और इस बार मैं भी आपकी तरह हाथों से ही सफाई करूंगी। यह सुनकर घर का सारा परिवार हंसने लगता है और फिर अगले ही दिन पूजा अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर घर की दिवाली की साफ सफाई करवाती है, वो भी अपने हाथों से।